ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जरा समझते हैं कॉस्ट ऑफ डीले, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ऋषिकेश, कॉस्ट ऑफ डीले जरा समझे पहले आपसे, सबसे पहले कि हम क्यों कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डीले जो है वो निवेश के लिए अच्छा नहीं है। नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। कॉस्ट ऑफ डीले ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट्स का। जो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट इट्स अबाउट द टाइम स्पेंट इन द मार्केट। ये अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि आप ये मायने नहीं रखता है कि आप निवेश कब कर रहे हो या किस टाइम पे कर रहे हो, आपने कितना समय बिताया है मार्केट में, इसके ऊपर आपके रिटर्न्स निर्धारित होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जो हर एक ने फॉलो करना चाहिए फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियोज। दूसरी चीज आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे स्वाति जी ने कहा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको आठवां अजूबा माना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी में। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि समझो दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। अगर व्यक्ति ए ने 25 की उम्र में निवेश करना चालू किया, समझो 10,000 की एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, और व्यक्ति बी ने 30 की उम्र में निवेश करना चालू किया। अभी 25 साल की उम्र से चालू किया है और समझो कि मार्केट्स ने या इन्वेस्टमेंट्स ने 13% का रिटर्न दिया है। तो क्या होगा, 25 साल में जिन्होंने चालू किया 55 साल की उम्र तक, उनकी राशि हो जाएगी करीबन 4,40,00,000 रुपए। बल्कि व्यक्ति बी जिन्होंने 30 साल की उम्र में निवेश करना चालू किया 13% के हिसाब से 55 साल तक, उनकी राशि होगी करीबन 2.25 करोड़। तो इससे फर्क क्या पड़ा, करीबन 2-2.25 करोड़ का फर्क पड़ा। अंतर अगर देखा निवेश का देखा जाए तो सिर्फ 5 साल का है, और वैल्यू टर्म में देखा तो 39 लाख प्रिंसिपल अमाउंट होगा व्यक्ति ए का और 33 लाख होगा व्यक्ति बी का। तो वैसा देखा जाए तो बहुत कम अंतर है दोनों के बीच में, निवेश के अमाउंट के बीच में। लेकिन जब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस काफी अधिकतर आता है। इसके वजह से हम हमेशा कहते हैं कि कभी डीले ना करें। जितने आप समय जाया करोगे और जितना डीले करोगे उतना ही आपके रिटर्न्स में इंपैक्ट आएगा इवेंचुअली। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि आप जितना देरी से शुरुआत कर रहे हैं, आपके वो जो गोल्डन पीरियड है मार्केट को समझने के, मार्केट से पैसे कमाने के, उतना आपको उससे नुकसान हो रहा है। ये कॉस्ट ऑफ डीले जो है काफी अच्छे तरीके से समझाया ऋषिकेश ने। तो यही एक बड़ा नुकसान है। और कहां पर कॉस्ट ऑफ डीले जो होता है फाइनेंशियल डिसीजंस पे हावी पड़ जाता है ऋषिकेश? क्योंकि हम तो देखते हैं कि चलिए निवेश में आपने निवेश करने में देरी कर दी, वो आपको थोड़ा सा वो देरी आप पर ज्यादा भारी पड़ गई, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस और भी कई सारे होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के और भी कई पहलू होते हैं। और कौन से पहलुओं पर कॉस्ट ऑफ डीले भारी पड़ सकता है? स्वाति जी, जैसे आपने सही फरमाया कि सिर्फ निवेश या इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली वन थिंग जिसमें डिले होने की वजह से नुकसान हो सकता है। काफी अलग चीजें होती है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। जैसे इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट का। और जब मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ या मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हैं 40 की उम्र में और 30 की उम्र में जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि जहां पे आप करीबन 60,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो 40 की उम्र में, वही इंश्योरेंस प्रीमियम वही सम अश्योर्ड को अगर 30 साल में आप पे करना चालू करो तो आपकी कीमत आएगी करीबन 24 से 25,000 रुपए सालाना। तो काफी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ गया इन दोनों कॉस्ट में। तो जितना जल्दी आप इंश्योरेंस चालू करो उतना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, प्लानिंग करने, स्टेट प्लानिंग के हिसाब से। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको आपके डेट रिव्यू करना बहुत जरूरी है इन द अर्लियर स्टेज ऑफ योर लाइफ। 30 की उम्र में कई बार ऐसे होता है कि हम कमाना चालू कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, लोन ईएमआई काफी बढ़ जाते हैं, या फिर गाड़ियां खरीद लेते हैं उसके ईएमआई बढ़ जाते हैं। तो डेट को जो है वो हमको इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में कम रखना चाहिए, उसको ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ये थोड़ा उसको शायद डीले कर दो तो अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्ररी टू द टॉपिक है, लेकिन इसको डीले करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंटरेस्ट सर्विसिंग जब आप करना चाहते हो, करना चालू करते हो, तो आपकी इनकम काफी हद तक एक्सपेंडिचर में बढ़ जाती है।
तीसरी चीज है कि आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए सूनर देन लेटर। फ्रीक्वेंसी जो है उसमें डिले नहीं होनी चाहिए। हर महीने मैं तो कहता हूं कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए, या हर क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो हर टर्म के बाद आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हो। सिमिलरली आपके इन्वेस्टमेंट्स की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको हर क्वार्टर देखनी चाहिए कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। जो आपने टारगेट निर्धारित किया है, समझो 13% या 14% का टारगेट निर्धारित किया है, एक एमआईएस होना बहुत जरूरी है जो आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी आपके टारगेट के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। फिर आप फेरफार कर सकते हो और आपकी स्ट्रैटेजी में, ताकि आप आपके निर्धारित लक्ष्य की तरफ चल पड़ोगे। और लास्ट ये है कि अर्ली एज में अगर आप स्टेप अप करोगे, जैसे एसआईपी की मैं हमेशा बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करोगे तो उसमें स्टेप अप करना बहुत जरूरी होता है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि लाइफस्टाइल कांस्टेंट नहीं रहती है। तो आपकी एसआईपी की राशि जो है वो क्यों कांस्टेंट रहे? आपकी इनकम स्टैग्नेटेड कांस्टेंट नहीं रहते, उसमें ग्रोथ होती है। तो आपकी एसआईपी के अमाउंट में भी ग्रोथ होनी नहीं है, वो आप स्टेप अप एसआईपी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपने डिले नहीं करना चाहिए ताकि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई बाधा ना आए। बिल्कुल, तो कॉस्ट ऑफ डिले सिर्फ निवेश में नहीं है, आपके निवेश के इस पूरे सफर में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहां पर ये हावी पड़ जाता है, जिसका जिक्र यहाँ पर ऋषिकेश ने किया। ऋषिकेश, आप भी शुरुआत में इसका जिक्र कर रहे थे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपने जिक्र किया। अब कोई जिन्होंने जल्दी शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद वो उस इन्वेस्टमेंट को ईयरली स्टेप अप कर रहे हैं, एक तो स्टेप अप कितना करना चाहिए, ये जरा समझना जरूरी है आपसे। दूसरा, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम कई जैसे निवेशक है वो 20-25 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी का जो गोल है वो 5 या 10 साल का ही है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्गर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा काम करता है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि बाजार में उथल पुथल भी तो इतनी ज्यादा हो रही है। तो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मैजिक भी बदलता है क्या? और जी बिल्कुल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत बदलता है। जितना समय आप बिताओगे मार्केट में, उतना आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैंडी आएगा, रिटर्न्स उतने ज्यादा बनते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा टाइम ऑफ डीले का। और अगर एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर आपका टारगेट जो है समझो 14% का टारगेट है, और आपका निवेश करीबन 100 रुपए के हैं, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, और आपने अगर 30 साल के लिए निवेश किया वही 100 रुपए 14% के हिसाब से, तो उसकी कीमत करीबन 5,000 रुपए होती है। 100 रुपए की कीमत करीबन 5,000 होती है। और वही 14% के वही 100 रुपए आपने अगर 25 साल के लिए निवेश किया, वास्तव में देखा जाए तो आपने सिर्फ 5 साल गंवाए हैं, और उसका मॉनेटरी इम्पैक्ट कितना होता है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वही 100 रुपए हमने 25 साल के लिए निवेश किए, तो उसकी वैल्यू करीबन 2,500 होती है, करीबन आधी। तो गए तो सिर्फ 5 साल है, 25 साल और 30 साल, लेकिन वैल्यू जो एट द एंड ऑफ द टर्म आती है वो ऑलमोस्ट हाफ द वैल्यू होती है, बिकॉज आपने पहले 5 साल गवा दिए थे। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे स्वाति जी आप भी कह रहे थे, वो आपको दुगना पैसा दे सकता है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो तो। दिस इज एक ये एग्जांपल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही। समझो दो एग्जाम्पल है, अभी मैं 30 साल का ही एग्जाम्पल लूंगा, दोनों भी व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है। अगर व्यक्ति ए ने 30 साल के लिए समझो टारगेटेड रिटर्न 14 का रखा, और व्यक्ति बी है उन्होंने 30 साल का लिए 12% का टारगेट रखा। अभी वो 100 रुपए की कीमत, जिन्होंने 14, वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ 2% का डिफरेंस है व्यक्ति ए और व्यक्ति बी में, लेकिन जिन्होंने 14% का टारगेट रखा था उनकी कीमत करीबन 5,000 रुपए होगी। 100 रुपए की कीमत 5,000 रुपए होगी। लेकिन जिन्होंने 12% का टारगेट रखा उसकी कीमत करीबन 3,000 होगी। वहां पे वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ 2,000 रुपए का। ऑप्टिकली लगता है सिर्फ 2% कम कमा रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नुकसान जो हो रहा है 5,000 और 3,000 के बीच में 2,000 का नुकसान हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेट ऑफ रिटर्न क्या कर रहे हो, और अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन द मार्केट, ये दूसरा पहलू है जिसके ऊपर काफी तवज्जो देना चाहिए। और आपने पूछा स्टेप अप क्या होता है और क्यों होता है। स्टेप अप एसआईपी एक बहुत साधारण सी चीज है। कई बार क्या होता है, आपने समझो 10,000 की एसआईपी चालू की, अब हम 10,000 की एसआईपी अगले 30 सालों के लिए कर रहे हैं, तो 10,000 की वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन ही 5% से खा जाता है।
तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 5% से वो एसआईपी बढ़ानी चाहिए, एटलीस्ट 5% इन्फ्लेशन कॉस्ट एडजस्ट करने के लिए बढ़ाना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर वन। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल रिटर्न्स बनाना है तो हम कहते हैं करीबन 10% से स्टेप अप कीजिए। तो बेयर मिनिमम जो है वो 5% होता है और 10% इज एडवाइजेबल। सो स्टेप अप के बारे में ये दो चीजें कहना चाहूँ। ओके, तो ये रही बातचीत इस पर कि आप एक तो निवेश में देरी ना करें, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या कमाल कर सकते। ऋषिकेश, अब कुछ फंड्स की बात कर लेते हैं हम कि अब क्योंकि हम नए साल की तो शुरुआत में ही है, कई लोग अपने अब निवेश की जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कौन से फंड्स आपको लग रहा है कि अभी इस मोमेंट पे किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, बाजार की चाल को देखते हुए भी और अपने पोर्टफोलियो को समझते हुए भी? स्वाति जी, फंड स्कीम्स के नाम बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि आपका जो मार्केट कैप एलोकेशन है उसके ऊपर थोड़ा इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि लार्ज कैप जो है वो 50-55% होना चाहिए, मिड कैप जो है करीबन 30% का होना चाहिए और स्मॉल कैप जो है वो 20% का होना चाहिए। करीब करीब 50% जो है वो मिड एंड स्मॉल में एलोकेट करने की कह रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे अर्निंग्स पोटेंशियल काफी हाई दिखाई दे रहा है और वहीं से आपके अल्फा आ सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बेसिक रूल है कि अल्फा जनरेट करना है। तो कुछ स्कीम्स के नाम बताना चाहूंगा। फोकस्ड कैटेगरी में आईप्रू फोकस इक्विटी फंड में रेकमेंड करूंगा। ये प्राइमरीली लार्ज कैप कंपनीज में डालता है और उसका मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक मिड कैप फंड है, बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड में रेकमेंड करूंगा। एक कंप्लीट टर्न अराउंड देखा है सिक्लिकलिटी की वजह से इसने, और एक टॉप क्वार्टाइल फंड रहा है ये। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है एक मिक्स बैग में डालता है, लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में डालता है और अल्फा जनरेट करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हाई है इस फंड में। और रेट कट को इंटरेस्ट रेट्स को देखते हुए और वैल्यू स्कीम को देखते हुए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रिकमेंड करूंगा। ये काफी अच्छी तरह से ये फंड मैनेजर जो दिनेश बालचंद्रन है उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है इस फंड का। तो ये 5 फंड मैं रेकमेंड करना चाहूंगा बाजार की चाल देखते हुए। ओके, तो ऋषिकेश के पसंदीदा फंड जिसमें फोकस कैटेगरी भी है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी हमने देखा, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा का एक अच्छा फ्लेवर है इनके फंड में, इनके पोर्टफोलियो में, ये इनके पसंदीदा फंड